फरवरी का महीना और साल 1963। वो लद्दाखी गडरिया अपनी भेड़ें और याक को चराता हुआ चुशुल से रेजांगला पहुंच गया। रेजांगला एक पहाड़ी दर्रा था जो करीब 2.5 किलोमीटर लंबा और 1.5-2 किलोमीटर चौड़ा था। लद्दाख का ये इलाका बेहद ऊंचाई पर था, कोई 16,000 फुट की ऊंचाई पर। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। चलना मुश्किल था, पैर गहरे धंसते जा रहे थे। हवा बेहद सर्द और एकदम पतली। फिर भी अपने में मस्त वो चरवाहा गाते गुनगुनाते चला जा रहा था कि उसका पांव किसी सख्त चीज से टकराया। उसने झुककर देखा तो वो हैरान रह गया। वहां इस्तेमाल की गई गोलियों के खोल थे। वो थोड़ा और पास गया और नीचे झुककर उसने आसपास की बर्फ हटाई तो सन्न रह गया। वहां बर्फ में लाशें दबी थीं, वर्दी वाले सैनिकों की लाशें, और एक नहीं कई लाशें। गडरिया अपने जानवरों को हाँक कर वापस ले आया और फिर भागता हुआ नीचे गया। उसने भारतीय सेना की एक चौकी पर इसकी सूचना दे दी। उसकी बात सुनकर सेना के अधिकारियों ने तुरंत सैनिकों को भेजा। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उनकी आंखें फटी रह गईं। वहां बर्फ में भारतीय सैनिकों की लाशें दफन थीं। हर एक के शरीर पर गोलियों के कई कई जख्म थे। कईयों के हाथ में राइफलें थीं। एक के हाथ में सिरिंज और पट्टी का गोला था जो शायद नर्सिंग असिस्टेंट हो, और कोई सैनिक ऐसा भी था जिसकी राइफल टूटकर उड़ चुकी थी लेकिन उसका बट उसके हाथों में ही था। एक शव मशीन गन के साथ मिला और ये मशीन गन पैरों में रस्सी से बंधी हुई थी। बेहद चौंकाने वाला दृश्य था, भीतर तक हिला देने वाला। कौन थे ये सैनिक और यहां कैसे रह गए? ये जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 3 महीने पीछे। सुनते हैं हार के बीच जो एक जीत मिली उसकी दास्तां। कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन को चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। सी कंपनी यानी चार्ली कंपनी की कमान मेजर शैतान सिंह के हाथ में थी। मेजर शैतान सिंह और उनका ट्रूप रेजोंगला पर एक पोस्ट पर तैनात थे। लद्दाख का यही एक इलाका था जो अब भी भारत के नियंत्रण में था। मेजर शैतान सिंह और उनके अधिकतर जवानों ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी सर्दी नहीं देखी थी। गोलाबारी के लिए तो सीना हाजिर था, लेकिन ऐसी बर्फबारी नहीं झेली थी। उन्हें 2 दिन के नोटिस पर जम्मू कश्मीर के बारामूला से यहां लाया गया था। उन्हें ऊंचाई और सर्दी में ढलने का जरा भी मौका नहीं मिल पाया था। उनके पास 0 से कई डिग्री कम तापमान की सर्दी के लिए न तो ढंग के कपड़े थे और न ही जूते। पतली जर्सियां, सूती पतलूने और हल्के कोटों में ये जवान मुस्तैदी से 3 प्लाटून में तैनात हो गए। सीमा पर भारत और चीन का विवाद चल रहा था। चीन के लगातार हमले से भारतीय सेना परेशान थी। जानती थी कि ये बातचीत से हल होने वाला मसला नहीं था, लेकिन फिर भी भारत युद्ध की शुरुआत नहीं करना चाहता था। मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को पहाड़ी के सामने की ढलान पर तैनात कर दिया था। 18 नवंबर 1962 को रविवार का दिन था। ठंड रोज की बनस्पत कुछ ज्यादा पड़ रही थी और रेजांगला में बर्फ भी गिर रही थी। तापमान ऐसा कि सब्जियां और फल पत्थर बने हुए थे। चाय बनाने के लिए पानी उबलना हो तो 1 घंटा लग जाता था। सांस जरा जरा में फूल जाती। भारतीय सेना के तोपखाने और रेजांगला के बीच में एक पहाड़ी थी। इसकी वजह से यहाँ कोई आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था और दूसरी टुकड़ियों से किसी तरह की मदद की कोई उम्मीद नहीं। और एक मुश्किल कि इस पहाड़ी के सामने कोई पहाड़ी नहीं थी, यानी कोई आड़ नहीं थी। तो भारत की सारी एक्टिविटी उनका दुश्मन आसानी से देख सकता था। यानी बंकर बनाए तो चीनी सैनिक देख रहे थे और वो कोई पोजीशन लें तब भी वो बराबर उन्हें ताक रहा था। रात अभी ढली नहीं थी कि शैतान सिंह के जवानों ने सामने से रोशनी का कारवां आते देखा। सबने मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही चीनी सैनिक करीब आए, जवानों ने गोलियां दागना शुरू कर दिया। रोशनी और करीब आने लगी, थोड़ा और करीब, और सब कुछ साफ साफ दिखना शुरू हुआ तो भारत के जवानों को बुरी तरह झटका लगा। चीनियों ने चाल चली थी। सामने से चली आ रही दुश्मनों की टुकड़ी में आगे की पूरी लाइन में याक और घोड़े थे जिनके गले में कंदीलें लटका रखी थीं।
भारतीय जवानों की गोलियां मासूम जानवरों को भेद गई थीं और पीछे एक भी चीनी सैनिक को गोली छू तक नहीं पाई थी। चीन की कोशिश थी कि किसी तरह भारत का असला बारूद खत्म कर दें, फिर उसके लिए कब्जा करना आसान होगा क्योंकि उनके पास हथियारों, गोला बारूद की कोई कमी नहीं थी। उनकी सेल्फ लोडिंग राइफल्स के मुकाबले भारत की 303 को कमजोर करना चीनियों के लिए वैसे भी कोई मुश्किल बात नहीं थी। वो हिंदुस्तानियों के हथियारों की कमजोरी से वाकिफ थे, पर जवानों के भीतर उबाल मारते खून की गर्मी का उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। चीन की टुकड़ी आगे चली आ रही थी। तड़के 3:30 बजे अचानक एक लंबा बर्स्ट आया। पूरा पहाड़ी इलाका उसके शोर से गूंज गया। ऑनररी कैप्टन सूबेदार रामचंद्र यादव ने फुर्ती में मेजर शैतान सिंह को बताया कि 8 प्लाटून के सामने से फायर आया है। 4 मिनट बाद जमादार हरिराम ने बताया कि 8-10 चीनी सिपाही उनकी तरफ बढ़ रहे थे और जैसे ही वो उनकी रेंज में आए, जवानों ने जवाबी बर्स्ट फायर कर दिया। 4-5 चीनी तो उसी समय खत्म हो गए और बाकी वापस भाग गए। इसके बाद सूबेदार रामचंद्र यादव ने अपनी लाइट मशीन गन को मोर्चे के अंदर वापस बुला लिया। मेजर शैतान सिंह के चेहरे के रंग बदलने लगे। उन्होंने दूर तक फैली बर्फ पर नजर डाली और बोले, जिस समय का हमें इंतजार था वो आ पहुंचा है कैप्टन। हरिराम बोले, आप चिंता मत करिए, हम सब जवान तैयार हैं, हमने मोर्चा पकड़ लिया है। 7 पलटन के जमादार सुरजा राम ने अपने कंपनी कमांडर को इत्तला दी कि चीन के करीब 400 सैनिक उनकी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी 8 पलटन ने भी रिपोर्ट किया कि रिज की तरफ से करीब 800 चीनी सैनिक भी उनकी तरफ आते नजर आ रहे हैं। मेजर शैतान सिंह दुश्मन की ताकत से पहले भी नावाकिफ नहीं थे, लेकिन भारत के 120 सैनिकों के सामने चीन के 1,500-2 हजार सैनिक, और वो भी ऐसे मौसम में जब उनकी उंगलियां अकड़ रही थीं, बंदूक के घोड़े दबाने भर में सांसें फूल रही थीं। हालात हर तरह से विपरीत थे। मेजर ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को रेडियो संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि रेजांगला पर चीनियों ने हमला कर दिया है और उन्हें रीइंफोर्समेंट चाहिए था। वहां से जवाब आया कि अभी रीइंफोर्समेंट नहीं आ पाएंगे। मेजर शैतान सिंह को ब्रिगेड के कमांडर का आदेश मिला कि युद्ध करें, पर अगर चाहें तो चौकी छोड़कर पीछे हट सकते हैं, क्योंकि सबको अंदाजा था कि इस लड़ाई के नतीजे किसी भी सूरत में भारत के पक्ष में नहीं हो सकते थे। लेकिन जोधपुर के राजपूत मेजर शैतान सिंह यहां जंग लड़ने आए थे। मारने या मरने की पूरी तैयारी थी। उसमें ये पीछे हटने जैसी बात कहां से आ गई? और उनकी रगों में एक फौजी का खून था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में भारतीय सेना के लिए युद्ध लड़ा था। तो मेजर शैतान सिंह ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को साफ मना कर दिया कि पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं। और फिर उन्होंने अपने जवानों को इकट्ठा करके तत्काल आदेश दिया कि जैसे ही चीनी उनकी फायरिंग रेंज में आए, उन पर फायरिंग शुरू कर दी जाए। मेजर शैतान सिंह के सर पर चीनियों के खिलाफ जैसे सचमुच कोई शैतान सवार हो गया था। हर हाल में लड़ने की जैसे कसम खाई हो उन्होंने। -30 डिग्री में रेडियो सेट की बैटरी गड़बड़ा गई। टेलीफोन लाइन बम्बार्डमेंट में कट गई तो मेजर शैतान सिंह सेक्शन टू सेक्शन, प्लाटून टू प्लाटून जाकर जवानों का मनोबल बढ़ाते, उनसे जोश भरी बातें करते, हिम्मत बढ़ाते उनकी। धीरे धीरे भारत की सीमा की तरफ बढ़ते चीनी सैनिक जब 300 गज की रेंज में आए तो भारत के जवानों ने उन पर फायर खोल दिया। करीब 10 मिनट तक भारी फायरिंग होती रही। मेजर शैतान सिंह बार बार बंकर से बाहर निकल आते थे। सूबेदार रामचंद्र यादव उन्हें लगातार आगाह कर रहे थे कि बाहर मत जाइए, कोई भरोसा नहीं है चीनियों की कब शेलिंग आ जाए। लेकिन शैतान सिंह तो खुद आग का गोला बने हुए थे। भारत के लगातार तेज धारदार अटैक के बाद चीनियों की तरफ खामोशी छा गई। सुरजा राम ने नीचे रेडियो संदेश भेजा कि भारतीय सेना ने चीनियों को वापस भगा दिया है। उनके सारे जवान सुरक्षित हैं, किसी को कोई चोट नहीं लगी है। मुठभेड़ के समय भारत के जवान ऊंचाई पर थे और चीनी नीचे से आ रहे थे। पहाड़ी युद्ध में एक बात यह होती है कि जो सेना ऊंचाई पर होती है वो फायदे में रहती है।
अभी सुरजाराम का रेडियो संदेश नीचे पहुंचा ही था कि चीनियों का पहला गोला भारत के बंकर पर आ गिरा। मेजर शैतान सिंह ने फौरन फायरिंग रुकवा दी। फिर उन्होंने कोडवर्ड में आदेश दिया, टारगेट तोता। यह संदेश 3 इंच मोर्टार चलाने वालों के लिए था। आदेश मिलते ही भारत की तरफ से मोर्टार के गोले दागे जाने लगे। इस हमले से चीनी घबरा गए और उन्होंने फिर कदम पीछे खींच लिए। उनका यह हमला भी नाकाम हो गया। जब चीनियों द्वारा सामने से किए गए सारे हमले नाकामयाब हो गए तो उन्होंने अपनी योजना बदल डाली। सुबह 4:30 बजे उन्होंने भारत की सभी चौकियों पर एक साथ गोले बरसाने शुरू कर दिए, क्योंकि एक एक पर हमला करने पर भारत के जवान उन पर भारी पड़ रहे थे। उनकी तरफ से इतनी भयंकर गोलाबारी थी जैसे आसमान आग उगल रहा हो। मेजर शैतान सिंह को यह अंदाज़ा तो था ही कि चीनी सैनिकों के मुकाबले उनके पास असला बहुत कम है, तो एक स्ट्रैटेजी बनाई गई कि अंधाधुंध फायरिंग करने की जगह निशाना साध कर गोलियां चलाई जाएं। यानी एक बुलेट पर एक चीनी दम जरूर तोड़े और फिर उसकी बंदूक हथिया ली जाए। ये भी प्लान किया कि अगर दुश्मन करीब है तो उससे गुत्थम गुत्था लड़ाई लड़ी जाए। टुकड़ी के सभी जवान पूरे जोश में थे। उनके पास दुश्मनों जैसे गोला बारूद या बख्तरबंद भले नहीं थे, पर उनका अपना तगड़ा शरीर था। दूध, दही और देसी घी खाकर कुश्ती कसरत किया हुआ, कबड्डी खेला हुआ मजबूत शरीर। जवान 2 चीनियों के सर आपस में टकराकर उनका खेल खत्म कर रहे थे। बंदूक में गोली नहीं थी तो क्या, बट मार के तो दुश्मन को निपटा सकते थे। अजीब जज्बा था 13 कुमाऊं रेजिमेंट के उन सभी जवानों का। एक जुनून सवार था सब में। लास्ट मैन लास्ट राउंड, यानी एम्यूनिशन खत्म हो जाए, जवान खत्म हो जाएं, तब तक जंग चलती रहनी चाहिए। चीनी सेना के कमांडिंग अफसर अपने सैनिकों की हालत देखकर घबरा गए। कुछ देर में वो सब दोबारा संगठित होकर आए और इस बार और ज्यादा ताकत से हमला किया। जबरदस्त बम्बार्डमेंट। 15 मिनट के अंदर चीनियों ने बर्बादी फैला दी। भारत के तीनों प्लाटून के बंकर उजड़ गए। तंबुओं में आग लग गई और जवानों के शरीरों के अंग कटकर इधर उधर जा गिरे। एक बम कमांड पोस्ट पर आकर गिरा। पूरा पोस्ट हवा में उड़ गया। चारों तरफ बारूद की महक और धुआं था। लद्दाख की सफेद बर्फ से ढकी घाटी में हिंदुस्तानियों के खून के कतरे बिखरे हुए थे, लेकिन मेजर शैतान सिंह उनके हौसले पस्त कर सके ऐसा दम किसी में नहीं था। उन्हें वो खून के कतरे फूल की तरह मालूम हो रहे थे। वो लगातार अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। वो सही मायने में एक लीडर थे। जब धुआं छटा तो जवानों ने देखा कि रिज के ऊपर हथियारों से लदे याक और घोड़े चले आ रहे हैं। कुछ पलों के लिए जवानों ने सोचा कि उन्हीं की अल्फा कंपनी उनके बचाव के लिए आ रही है। वो बहुत खुश हुए, पर जब उन्होंने दूरबीन लगाकर गौर से देखा तो वो चीनी सैनिक निकले। ये चीनियों का तीसरा हमला था और अब की बार उन्होंने आकर एक एक सैनिक को निशाना बनाया। चीनियों के पास मोटे मजबूत बख्तरबंद जैकेट थे और हिंदुस्तानियों के पास सिर्फ चौड़े सीने। इस बीच मेजर शैतान सिंह की बाह में शेल का एक टुकड़ा आके लगा। उनके साथ में सूबेदार रामचंद्र थे। उन्होंने जल्दी से अपने मेजर की पट्टी शुरू की और उनसे वहीं ठहर जाने को कहा। बहुत तेज लगी है सर। मेजर शैतान सिंह हंस दिए। चोट तो लगेगी रामचंद्र, ये जंग का मैदान है, सिनेमाघर थोड़े है। उन्होंने पट्टी करवाकर अपने सैनिकों का नेतृत्व करना जारी रखा। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, मशीन गन लाओ। किसी को समझ नहीं आया कि मेजर कहना क्या चाहते हैं। मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन के ट्रिगर को रस्सी से अपने पैर पर बंधवा लिया। उनके दोनों हाथ लथपथ थे। जवान देखते रहे और मेजर ने रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग करनी शुरू कर दी। अपने कमांडर को इतना घायल होने के बाद भी इस तरह अटैकिंग मोड में देखकर जवानों में फिर जोश भर गया। मेजर रिच पर थे कि तभी उनके पेट पर एक पूरा बर्स्ट लगा।
एक जवान ने लाइट मशीन गन से चीन के उस सैनिक पर फायर किया जिसने शैतान सिंह पर गोली चलाई थी, लेकिन इस बीच एक गोली उसके सीने में भी लग गई। वो टूटती सांसों के बीच रामचंद्र से बोला, मेजर साहब को दुश्मन के हाथ मत लगने देना। अपने सीओ, अपने मेजर के लिए एक एक जवान के दिल में बेहद इज्जत और प्यार था। वो जानते थे कि मौत के बाद भी अगर मेजर शैतान सिंह की देह को दुश्मनों ने छू भी लिया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेजर शैतान सिंह बुरी तरह घायल हो चुके थे। लगातार खून बह जाने के कारण बार बार बेहोशी की हालत में चले जा रहे थे। सूबेदार ऑनररी कैप्टन रामचंद्र यादव इस मुश्किल वक्त में उनके साथ थे। मेजर शैतान सिंह की सांस फूलने लगी। उन्होंने अपने प्रिय जांबाज सूबेदार से कहा, रामचंद, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, मेरी बेल्ट खोल दो। रामचंद ने उनकी कमीज में हाथ डाला तो पता चला कि उनकी देह खुल चुकी थी। उसने उनकी बेल्ट नहीं खोली क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनके शरीर के अंदर से सब कुछ बाहर आ जाता। इस बीच लगातार फायरिंग हो रही थी। बेहोश हो गए मेजर शैतान सिंह को फिर होश आया। उन्होंने टूटती सांसों से कहा, रामचंद, मेरा एक कहना मान लो। तुम बटालियन में चले जाओ और सीओ साहब को बताओ कि कंपनी इस तरह लड़ी है। सारे यहीं शहीद हो गए तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे जवान किस बहादुरी से लड़े? कौन बताएगा उन्हें कि रेजांगला में आखिर हुआ क्या था? मैं यहीं मरना चाहता हूँ। रामचंद के दिमाग में एक ही बात दौड़ती रही कि मेजर शैतान सिंह को दुश्मन के हाथ नहीं पड़ना चाहिए, मौत के बाद भी नहीं। रामचंद ने उन्हें जोर से अपनी बाहों में लिया और उनके साथ एक खड्ड में लुढ़क गया। फिर उन्हें उनकी पीठ पर लाद कर करीब 800 मीटर तक चला और एक बड़े पत्थर के पास मेजर शैतान सिंह को लिटा दिया। ठीक 8:15 बजे मेजर शैतान सिंह की सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। रामचंद ने उनके दस्ताने वहीं रखे और उनके आसपास की बर्फ को अपने हाथों से खोदने लगे। उंगलियां सुन्न पड़ रही थीं। लगता था जैसे हथेलियां कलाई से कटकर वहीं बर्फ में छूट गई हैं। जरा सी देर में थोड़ा गड्ढा सा बन गया। रामचंद ने मेजर शैतान सिंह की बेजान देह को वहां रखा और ऊपर से बर्फ डाल दी। अब उन्हें यकीन था कि चीनी उन्हें नहीं देख पाएंगे। भारत के 120 जवानों में तकरीबन सब शहीद हो चुके थे या आखिरी सांसें गिन रहे थे। रामचंद ने मेजर शैतान सिंह के आदेश का पालन किया और उन्होंने एक तरफ ढलान में खुद को लुढ़का लिया। जब वो नीचे आए तो पता लगा कि वहां चौकी है ही नहीं। हर जगह आग लगी हुई थी। हिंदुस्तानी सेना के लोगों ने ही उसे फूंक दिया था। सारी रसद जला दी थी, सारे डॉक्यूमेंट सब खत्म कर दिया था ताकि चीनियों के हाथ कुछ न लगे। रिजांगला में शहीद हुए मेजर शैतान सिंह और बाकी जवानों की देह 3 महीने बाद उस चरवाहे को दिखी। बर्फ के नीचे उनकी बहादुरी की दास्तान अब भी पढ़े जाने के लिए सुरक्षित थी। लड़ाई खत्म होने के बाद वहां भारी बर्फबारी हुई थी और उस इलाके को नो मैन्स लैंड घोषित कर दिया गया, इसलिए वहां कोई नहीं जा पाया। लोग तब जान ही नहीं पाए थे कि इन 113 लोगों के साथ हुआ क्या था। लोगों को यहां तक अंदेशा था कि वो युद्धबंदी बन गए हैं, लेकिन उस दिलो जान से लड़ी गई लड़ाई का सच गलतफहमी की बर्फ के पिघलने के साथ बाहर आ गया था। वहां हथियार हाथ में थामे सैनिकों की लाशें थीं। एक भी देह ऐसी नहीं जिसकी पीठ पर गोली हो। सब सीने पर गोली खाकर शहीद हुए थे। आखिर सभी सैनिकों को पूरे सम्मान से भीगे मन से विदा किया गया, वो सम्मान जिसके वो हकदार थे। मेजर शैतान सिंह की देह को एयरलिफ्ट करके जोधपुर लाया गया और वहां उनके अपने शहर में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। वीरों की याद में रेजांगला में एक स्मारक बनाया गया जहां थॉमस मैकॉले की एक कविता लिखी गई, हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods। रेजांगला की लड़ाई भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी।
जब एक इलाके की रक्षा करते हुए लगभग सभी जवान शहीद हो गए थे। 4 युद्धबंदी बनाए गए जो कभी नहीं लौट सके। रेजांगला में लड़ने वाली सी कंपनी का हर जवान हीरो था। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कंपनी के और जवानों में 5 को वीर चक्र और 4 को सेना मेडल दिए गए। 13 कुमाऊं रेजिमेंट को बैटल ऑनर रिजांगला और थिएटर ऑनर लद्दाख मिला। चार्ली कंपनी शहीद नहीं हुई होती तो लेह, करगिल, जम्मू कश्मीर सब खतरे में पड़ जाते। इसी ने सीने में गोलियां झेल के चीनियों को आगे बढ़ने से रोका और इस कदर उनके हौसले पस्त किए कि चीन ने खुद युद्ध विराम की घोषणा कर दी। चीनी सैनिकों ने रिजांगला से लौटते समय भारतीय जवानों के सम्मान में राइफल उल्टी गाड़कर उस पर अपनी टोपियां लटका दी थीं। उनकी जांबाजी के सामने उनका दुश्मन खुद भी नतमस्तक था। उन्होंने बाद में माना कि उनकी सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रिजांगला पर ही हुआ और यही एक सीमा थी जहां से चीनी टुकड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। 13 कुमाऊं बटालियन के जांबाज सिपाही परमवीर मेजर शैतान सिंह एक मिसाल बन गए, एक किंवदंती, दुश्मन के लिए शैतान, डेविल इन वॉर, और देश के लिए एक जबरदस्त हीरो, फौजियों के रोल मॉडल।